हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से आप लोगों के मध्य हूँ। गुरुकुल के इस मंच से आपका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में चर्चा किया था, तो उसी का आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा और उसमें कुछ सीखने का नया मौका मिलेगा। और ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम को टच करने वाले हैं, तो इस पर आप लोग देखेंगे और एक क्वेश्चन में ही आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसमें आप गहराई से विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं और इस पर जानते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपको देखना होगा। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा आर्टिकल्स है जो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के नियुक्ति से संबंधित शक्ति प्रदान करता है। तो इसमें वैसे तो जो कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैग के नाम से भी जाना जाता है। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग मतलब हिंदी में इसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। तो महालेखा परीक्षक की जो चर्चा है वो आप बताएंगे 148 से लेकर के 151 तक है। 148 से लेकर 151 तक है। अब इसमें इसकी नियुक्ति भी आ जाएगी, इसके कार्य भी आ जाएंगे, इसके अधिकार भी आ जाएंगे। अर्थात पूरा जो ये कैग है वो 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल्स में दिया गया है। और ये किस पार्ट में है, तो ये पार्ट आप बताएंगे 5 में है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और इसमें अगर ये पूछा जाए कि जैसे ये संविधान के किस अंग में है या किस पार्ट में है, तो आप तुरंत बताइएगा कि ये संघ की न्यायपालिका में है। संघ की न्यायपालिका में है, संघ की न्यायपालिका में। और इसका जो प्रावधान है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, ये प्रावधान आप बताएंगे ब्रिटेन से है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन की नकल है। और पहली बार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो चर्चा की गई थी वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये जो कैग का पद है वो 1935 में ही आ गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार कैग की चर्चा यहाँ पर की गई थी। फिर अपना देश आज़ाद हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें पहली बार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। तो देखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको हमने यहाँ पर बता दिए हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि कैग के विषय में विस्तार से चर्चा कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल्स तक है, तो आप बताएंगे 148 से लेकर 151 तक है। इसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पद है ये कहाँ से प्रभावित है, कहाँ से प्रेरित है, तो ब्रिटेन से है। और पहली बार इसकी चर्चा आज़ादी से पहले ही गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में कर दिया गया था। तो 35 में ये पद आ चुका था। और ये संविधान के किस अंग से जुड़ा हुआ है, तो आप तुरंत बताइएगा कि संविधान के संघ की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ। जैसे संघ की न्यायपालिका आप कह सकते हैं कि 124 से 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। और 148 से लेकर के 151 तक ये आप बताएंगे कैग के बारे में है, ये कैग के बारे में है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आपको देखना है, तो इसमें जैसे 148 हो गया, 150 हो गया, 149 हो गया, ये तीनों मिला करके कैग से ही सारे चीज़ें जो हैं ये कैग के ही बारे में दी गई हैं। चाहे इसमें नियुक्ति हो, चाहे अधिकार हो, चाहे शपथ हो, ये सब इसी से रिलेटेड है। अब इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि पूछ क्या रहा है, नियुक्ति। तो नियुक्ति पर फोकस करना है। अर्थात कैग का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 150 में नहीं है, 149 में भी नहीं है, 147 का मतलब ही नहीं यहाँ पर कैग से। तो ये इसका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है 148 में। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कैग का अपॉइंटमेंट
या इसकी नियुक्ति जो होती है वो किस आर्टिकल में होती है, तो 148 में होती है। और इसकी जो नियुक्ति की जाएगी, तो नियुक्ति जो की जाती है वो आप बता दीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनका जो ऑफिस का टर्म्स होता है, जो इनका कार्यकाल होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। या इनकी रिटायर्ड होने की उम्र जो होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष की होती है। तो चाहे कार्यकाल इनका आ जाए 6 वर्ष, या इनके रिटायर्ड होने की उम्र पहले आ जाए, तो जो भी पहले आएगा उसे अकॉर्डिंग इनको रिटायर्ड कर दिया जाए। जैसे 40 में अगर ये बैठते हैं तो 65 तक वेट नहीं किया जाएगा, 6 वर्ष और जोड़ करके 46 में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। या ये 64 में बैठते हैं तो 6 वर्ष तक वेट नहीं किया जाएगा, 65 वर्ष की उम्र में इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसको कैसे हटाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि साबित कदाचार, प्रूव मिसबिहेवियर, तो साबित कदाचार, प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार या इनकैपेसिटी, असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर इनको पद से हटाया जाएगा। इनकैपेसिटी, प्रूव मिसबिहेवियर, अगर इनके ऊपर कदाचार का ब्लेम लग गया तो जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हटते हैं, आर्टिकल 124D, इनको हटाने का प्रावधान 124D में दिया गया। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं उसी तरीके से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि इनका कार्य क्या होता है, तो बता दीजिएगा कि हमेशा पब्लिक फाइनेंस पर ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लेखों की जांच कर सके। तो लेखों की जांच करना, उस पर नियंत्रण रखना, उसकी संपरीक्षा करना, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और ये जांच किसकी करता है, कार्यपालिका की या न्यायपालिका की या विधायिका की। तो जांच जो ये करेगा, क्योंकि न्यायपालिका में है, तो जांच किसकी करेगा, पैसा कौन खर्च करता है, सरकार। तो सरकार किस में आती है, कार्यपालिका। तो जांच किसकी करेगा, ये कार्यपालिका की। अब इसमें जांच ये किन किन लेखों की करता है, तो बता दीजिएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेखों की भी जांच कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के भी लेखों की जांच कर सकता है, और आप ये भी कह सकते हैं जो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट है, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, तो ये सबके लेखों की जांच कर सकता है। इसीलिए इसको लोक लेखा समिति का मित्र भी कह सकते हैं, निर्देशक भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वॉच डॉग जो प्रहरी है, अर्थात भारत सरकार का या भारत का सबसे बड़ा ताला, सबसे बड़ा रखवाला कौन होता है, तो बेशक आप बताइएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। और प्रेजेंट टाइम में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो कौन है, तो बता दीजिएगा कि इस समय नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक, तो बहुत सारी बातें हैं इनसे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में समय चर्चा नहीं करना, सिर्फ हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और इनके जो सैलरीज होते हैं, जो इनके अलाउंसेज होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं, उनको डिसाइड करने का अधिकार किसे होता है, राष्ट्रपति महोदय को। और इनको वेतन भत्ता कितना मिल रहा है, जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है उतना इनको मिलता है। तो इस समय इनके वेतन भत्ते जो दिए जा रहे हैं वो बता दीजिएगा कि 2,50,000 रुपये इनको मिल रहे हैं, 2,50,000 इनको वेतन भत्ता मिल रहा है। तो नियुक्ति पूछ रहा था, तो इनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो 148 में होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हालांकि इसमें मैंने एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर किया है, लेकिन इसके अंदर आपने कई क्वेश्चन देखे होंगे, सीखे होंगे। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति और संरचना से संबंधित है। तो विधान परिषद की समाप्ति और संरचना जो दिया गया है, देखिए आर्टिकल 167 में, इसमें तो मुख्यमंत्री के कार्य हैं, मुख्यमंत्री के कार्य दिए गए हैं। और आर्टिकल 168 में विधानमंडल की बात की गई है। विधानमंडल
अर्थात 168 में कहा गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है या महाराष्ट्र है, तो उनके बारे में कहा गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो लोग वो राज्य अपने यहाँ संसद के द्वारा कह करके विधान परिषद का गठन करा सकते हैं। ये 168 में दिया गया है। 170 में विधानसभा के गठन की बात है, विधानसभा की संरचना की बात की गई है। संरचना, तो 170 में विधानसभा की संरचना की बात है, 168 में विधानमंडल की बात की गई जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है, और 167 में मुख्यमंत्री के कार्य की चर्चा की गई है, और 169 में किसकी बात है, तो विधान परिषद की संरचना की और समाप्ति की बात है। तो विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति, विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति जो दी गई है वो आप बताइएगा 169 में है। तो ये आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन है, इसका थर्ड है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कि किस आर्टिकल में विधान परिषद की समाप्ति और संरचना दी गई है, तो समाप्ति और संरचना जो बता रहा है वो 169 में दिया गया है। ये तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसको तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन इसमें जब आप अंदर जाएंगे तो कई चीज़ों को पाएंगे, जैसे विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति करने का अधिकार किसे है। 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कौन कर सकता है, तो बेशक आप बताएंगे संसद के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ऐसे मामले में संसद स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जिस राज्य की विधान परिषद को हटाना हो या जिस राज्य में विधान परिषद को लाना होता है, उस राज्य की विधानसभा के बहुमत, पहले उस राज्य में किसी पार्टी का बहुमत होना चाहिए तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 50% +1 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जिस राज्य के लिए विधानसभा को लाना है या विधान सभा को समाप्त करना है, मतलब जिस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना करनी या विधान परिषद को समाप्त करना है, तो उस राज्य की विधानसभा के किसी दल के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा वहां से बिल पारित करके और राज्यपाल के संस्तुति के लिए भेज दिया जाता है। तो राज्यपाल महोदय उस बिल को कहाँ भेज देंगे, संसद के पास। तो संसद के पास अगर ऐसी कोई भी बिल आती है जो 2/3 बहुमत उस विधानसभा के सदस्यों द्वारा मिला हो, तो फिर उस विधानसभा के सदस्यों के बहुमत पा करके संसद उस राज्य में अगर समाप्ति के लिए है तो विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, और अगर उसके गठन के लिए है तो विधान परिषद को स्थापित कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि विधान परिषद को स्थापित करने का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद ये कार्य उस राज्य की विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कर पाएगी। तो विधान परिषद भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो भंग नहीं होगी, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। भारत के संविधान में 2 अपर हाउस की चर्चा है, एक है राज्यसभा और दूसरी जो है विधान परिषद है। तो विधान परिषद समाप्त हो सकती है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जाएगा। जो राज्यसभा है ये ना तो कभी समाप्त होगी ना ही कभी ये भंग किया जाएगा। और पहली बार अगर पूछा जाए कि पहली बार विधान परिषद का गठन कब किया गया था, तो विधान परिषद का पहली बार जो गठन किया गया था वो आप बताएंगे 1956 में किया गया था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में 5 राज्यों में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद फिर बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और 5वां जो था महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पूछा जाए कि पहली बार कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया था, तो बता दीजिएगा 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में
कितने ऐसे राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया? तो वर्तमान में 6 राज्य हैं। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 6 है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 6 राज्य है और 6 राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर 100 MLC है। सबसे छोटी जो है तेलंगाना है, यहाँ पर 43 है। और हाँ, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 33% से, मतलब 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। और न्यूनतम कम से कम कितने होने चाहिए? तो आप बता सकते हैं किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है और सबसे छोटी विधानसभा तेलंगाना की है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसका गठन भी कर सकती है और इसकी समाप्ति भी कर सकती है, तो संसद ही करेगी। लेकिन ऐसा तब संभावना बन रहा है, तब ऐसा वो कर पाएगी जब उस राज्य की विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। अगर 2/3 सदस्यों का विधानसभा का बहुमत प्राप्त नहीं है तो फिर संसद ऐसा करने वाली नहीं है। वही प्रक्रिया समाप्ति के लिए भी है, वही प्रक्रिया इसके गठन के लिए है। तो आप ये कह सकते हैं कि विधान परिषद भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है कि जिसका गठन भी हो सकता है और समाप्ति भी हो सकती है, जबकि राज्यसभा का गठन तो होगा लेकिन उसकी समाप्ति की संभावना नहीं है। तो फिलहाल पूछ रहा है कि विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना किस आर्टिकल में है? 169 में है। और ऐसा करने का अधिकार किससे है? तो आप बताएंगे संसद को है। और अधिकार दिया किसने है? तो उस राज्य की विधानसभा के 2/3 सदस्यों के समर्थन ने अधिकार दे दिया है। तो 2/3 बहुमत भी होना चाहिए और किसी न किसी दल का वहां पर बहुमत भी होना चाहिए। अगर बहुमत वाली सरकार नहीं है तो फिर वहां पर विधानसभा द्वारा 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित करना ये नामुमकिन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, बस केवल ध्यानपूर्वक सोचने और समझने की जरूरत है। और जब आप इससे जुड़ेंगे और बताएंगे लोगों को तो आपको इससे फायदा भी जरूर मिलेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? मतलब इसमें यह कह रहा है कि राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। कहने का मतलब यह है कि इससे ये चीज पता चल चुकी है कि राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है। तो देखिए आर्टिकल 200 कहता है राज्यपाल अगर किसी बिल को चाहे तो उस पर अनुमति भी दे सकता है। 200 के अनुसार राज्यपाल क्या कर सकता है? कई सारी बातें कर सकता है। 200 के अनुसार राष्ट्रपति जो है किसी बिल पर अनुमति भी दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। और आर्टिकल 201 ये कहता है कि राज्यपाल के पास अगर कोई बिल आता है तो वो चाहे तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व भी कर सकता, मतलब आरक्षित कर सकता है। ये एसआई में ये पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें राज्यपाल किसी बिल को अगर चाहे तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता, आरक्षित कर सकता है।
तो जहाँ तक बिल पर अनुमति की बात है तो संविधान ने राष्ट्रपति को अनुमति के मामले में पावर कम दिया और राज्यपाल को पावर ज़्यादा दिया है, क्योंकि ये चाहे तो अनुमति दे दे 200 के अकॉर्डिंग, चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और चाहे तो 201 का प्रयोग करके किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देगा। और हाँ, जो हाई कोर्ट के अधिकारों से संबंधित अगर कोई बिल आता है, अर्थात राज्य विधानसभा के द्वारा कोई ऐसा बिल हाई कोर्ट के अधिकारों को कम करने वाला है, तो 101% ऐसे बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जरूर रिजर्व करेगा। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बिल है जिसे राज्यपाल 100% राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देगा, तो आप बताइएगा कि वो बिल जो होगा उच्च न्यायालय के अधिकारों को कम करने वाला होगा। अगर हाईकोर्ट के अधिकारों को कम करने वाला बिल है तो उसे 100% राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा। तो रिजर्व करेगा तो कौन सा आर्टिकल चलेगा? 201। और अनुमति देगा या पुनर्विचार के लिए वापस करेगा तो 200 चलेगा। और मान लीजिए अगर दोबारा राज्य विधानसभा के द्वारा या सरकार के द्वारा इनके पास वापस भेज दिया जाता है, तो दोबारा जब इनके पास वापस आएगा तो हस्ताक्षर करने के लिए ये बाध्य हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा, राष्ट्रपति के लिए सलाह करेगा, तो ये आर्टिकल 201 है। तो देखिए 200 में और 201 में ज़्यादा अंतर नहीं है। 200 में जो है ये अनुमति देगा, राज्यपाल अनुमति दे सकता है, या 200 में राज्यपाल जो है पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन ये पूछ रहा है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किस में करेगा, तो आर्टिकल 201 में। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और आर्टिकल 169 में आपको पता ही है कि विधान परिषद का गठन है और उसकी समाप्ति है। 257 में ये कहा गया है, 257 कहता है, 257 में कहा गया है कि संसद देश में सभी राज्यों के लिए या कुछ राज्यों के लिए कानून बना सकती है। और 257 में भी कहा गया कि राज्य विधानमंडल चाहे तो राज्य के कुछ हिस्सों में या राज्य में पूरे राज्य में कानून का निर्माण कर सकती है। तो 257 में संसद के द्वारा देश या देश के कुछ हिस्से में कानून बनाने की व्यवस्था है, और राज्य विधानमंडल भी चाहे तो राज्य के लिए या राज्य के कुछ हिस्सों के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ये व्यवस्था 257 में है। 200 में राज्यपाल बिल पर अनुमति देगा या पुनर्विचार के लिए वापस करेगा। 169 में विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति है। 201 में राष्ट्रपति किसी बिल को चाहे तो राष्ट्रपति जो होगा किसी बिल को चाहे तो मतलब जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को रिजर्व कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट के अधिकारों को कम करने वाला बिल है तो ऐसे बिल को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल जरूर रिजर्व करेगा। तो इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए देखिए इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, जो रेजिड्यूरी के बारे में है, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब रेजिड्यूरी। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो इसमें जैसे 245 हो गया या 247 हो गया, ये तो केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में दिया गया है। और 245 में केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं 47 में भी हैं, इसमें फेडरल कोड की बात की गई है। तो इसमें जो 248 है ये अवशिष्ट शक्तियों के बारे में चर्चा की बात की गई है। और देखिए ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इसको रेजिड्यूरी कहा जाता है, अवशिष्ट शक्तियों को। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान अगर पूछा जाए कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान आप बताएंगे ये कनाडा के संविधान से प्रभावित है, कनाडा के संविधान से प्रभावित है। और अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है इसके अंतर्गत वो भूभाग आते हैं या वो मामले आते हैं जो किसी राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। जो किसी राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत जोड़ते हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है, संसद को होता है।
तो कहने का मतलब है कि ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र, ऐसा मामला जो किसी राज्य के भूभाग से संबंधित ना हो, जिसका राज्य से कोई लेना देना ना हो, तो ऐसे मामले को हम लोग रेजिड्यूरी या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आ जाता है उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को हो जाता है। और ऐसे क्षेत्र के लिए शासन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। लेकिन किसके नाम से शासन चलता है? तो राष्ट्रपति के नाम से शासन चलता है। और इसमें अवशिष्ट शक्तियों में जो क्षेत्र आते हैं वो यूनियन टेरिटरी के होते हैं, आप जानती ही हैं। जैसे दिल्ली हो गया एग्जाम्पल के लिए, पांडिचेरी हो गया, अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया है, या जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है, तो 8 जो क्षेत्र आ जाएंगे, जो 8 संघ स्वराज क्षेत्र है, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, तो ये सिर्फ जितने भी संघराज क्षेत्र है वो किस में आ जाएंगे? अवशिष्ट शक्तियों में आ जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बता दीजिएगा कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं? तो बोलिएगा उसमें कि इसके अंतर्गत मतलब वो चीज़ें आ जाएंगी जो किसी राज्य के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो जो किसी राज्य के भूभाग से रिलेटेड ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग अवशिष्ट शक्तियों से जोड़ देंगे। और अवशिष्ट शक्तियों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होता है। हालांकि जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार राज्य को दिया गया। लेकिन कनाडा की तरह हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ये अवशिष्ट शक्तियों पर जो प्रावधान है वो आप बताएंगे कि ये अधिकार संसद को है, राज्य को नहीं दिया गया। हालांकि कुछ ऐसे प्रशासनिक सुधार यहाँ पर लाए गए थे जिसमें ये कह दिया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा कि अवशिष्ट शक्तियों को राज्य में दे दिया जाना चाहिए, संघ को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में 248 के तहत स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। और किसके नाम से शासन चलेगा? राष्ट्रपति के नाम से शासन चलेगा। तो अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में दी गई? बेशक 248 में है, 248 में है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पढ़ना शुरू कर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी मतलब विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है? किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर, कौन? राज्यसभा। कैसे? विशेष बहुमत द्वारा। किस लिस्ट में? राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। वैसे स्टेट लिस्ट जो है, जो राज्य सूची है, तो राज्य सूची पर सामान्य तौर पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को है, राज्य विधानमंडल को है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट पर सामान्य तौर पर कानून बनाती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं विशेष तौर पर, तो ऐसे मामले में संसद कभी कभी कानून बना सकती है। तो इसमें आपको ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो ये कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा मतलब उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो इसमें राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद किस आर्टिकल में जिम्मेदार मानी जाएगी? तो 249 है, आर्टिकल 249 है। 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर यदि कानून बनाना हो, जैसे राज्य सूची में इस समय कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो इस समय राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या जैसे 61 है। अब इसमें राज्य सूची में मान लीजिए कौन कौन से विषय आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत वो मामले आते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार
राज्य विधानमंडल को होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए अधिकृत राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। तो जैसे राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, या पुलिस व्यवस्था हो गई, पुलिस व्यवस्था, या जैसे जेल प्रशासन हो गया, जेल प्रशासन हो गया, या जैसे आप कह सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, बाजार हो गया, व्यापार हो गया, ये सब स्थानीय मामले हैं, राज्य सूची में आ जाएंगे। अब देखिए, इन्हीं राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार हो जाता है, और ये तब किया जाएगा जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि जो ये इनमें से मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मुद्दा है या ऐसा कोई विषय हो जिस पर ये लगे कि निम्न में से कोई भी ऐसा मुद्दा है जो नेशनल लेवल का हो गया है, नेशनल इम्पोर्टेंसी का हो गया। तो मान लीजिए जैसे पुलिस का मामला, वैसे तो राज्य इसके अंतर्गत आ जाती है, लेकिन अगर संसद को लगता है कि पुलिस संवेदनशील मामला है तो चलो इसको जो है केंद्र के अंतर्गत लिया जाए, तो फिर पुलिस को जो है ये स्थानीय महत्व से हटा करके राष्ट्रीय महत्व का कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय महत्व का कर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय महत्व का करके और फिर पुलिस पर या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए बिल कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में बिल लाया जाएगा। और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले, मतलब राज्यसभा में जो भी तत्कालीन सदस्य हैं, तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा अगर ये कह दिया जाता है मतदान के जरिए कि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो फिर उस विषय पर एक वर्ष के लिए संसद अगर चाहे तो कानून बना सकती है। उस विषय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन संसद कानून सिर्फ एक वर्ष के लिए बनाएगी, हमेशा के लिए इस पर कानून नहीं बनाएगी। और मान लीजिए अगर एक वर्ष पूरे हो गए, फिर उसी बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा, तो 2/3 सदस्य अगर चाहें तो एक वर्ष के लिए इसको क्या करते रहेंगे? आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यसभा कैसे अधिकृत करती है? तो आप बताइएगा कि आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर अगर कोई बिल लाना हो तो राज्यसभा में लाया जाएगा, और उस राज्य सूची के उस विषय को सबसे पहले राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना पड़ेगा, और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके फिर बिल राज्यसभा में लाना पड़ेगा। और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य अगर उस विषय के लिए पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो संसद जो है उस विषय पर एक वर्ष के लिए कानून बना सकती है। और अगर एक वर्ष पूरा हो जाता है तो फिर 2/3 सदस्य अगर कहते हैं तो एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर 2/3 सदस्य नहीं करेंगे तो फिर उसको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे 6 महीने के बाद भी हटाया भी जा सकता है। तो मेन चीज जो है राज्यसभा का 2/3 बहुमत का होना बहुत अनिवार्य है। तो इसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा में संसद को अधिकृत कर रहा है? तो आप बताइएगा 249 है, 249 ये ऐसा कह रहा है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मुख्यमंत्री के कार्य पूछ रहा है, और मुख्यमंत्री के कार्य जो है किस आर्टिकल में है? तो देखिए 169 जो है, ये हमने आपको बता दिया कि विधान परिषद का गठन इसमें 169 में विधान परिषद का गठन है या समाप्ति भी है, उसकी समाप्ति। और 168 में ये कहा गया है कि जिस राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वह राज्य संसद को विधान परिषद का गठन करने के लिए कह सकते हैं या उसके समापन के लिए कह सकते हैं। तो ये भी विधान परिषद से रिलेटेड है, ये भी विधान परिषद के गठन से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 169 है वो तो सेम वही है, विधान परिषद के गठन की बात है।
तो आर्टिकल 167 इसमें मुख्यमंत्री के अधिकार तथा कार्य दिए गए हैं। अर्थात आर्टिकल 167 ये कहता है कि मुख्यमंत्री दो मामले में, प्रशासन संबंधी मामले में और दूसरा है विधान विषयक संबंधी मामले में अपनी जानकारी किसको दे सकते हैं? तो इन्हें अपनी जानकारी राज्यपाल को देना अनिवार्य है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में सदस्यों के समक्ष बहस के लिए प्रस्तुत कर सकता है। तो जैसे अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 167 में दिया गया है। और मुख्यमंत्री किस मामले में राज्यपाल को अपना जवाब देता है या उसे किस मामले में सूचना देना अनिवार्य है, तो आर्टिकल 167 कहता है कि प्रशासन संबंधी मामले में या विधान विषयक संबंधी मामले में राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। तो इसका जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री के जो कार्य दिए गए हैं वो 167 में दिए गए हैं, सेकेंड होगा। अगला देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख दिया गया, ऑल इंडिया सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस की बात है, अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा की जो चर्चा है वो आप बताएंगे आर्टिकल 312 में है। अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है कि जो राज्य और केंद्र दोनों से जुड़े होते हैं, परीक्षा या इसकी सेवा शर्तें या इसका वेतन भत्ता या इसकी अपॉइंटमेंट, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। लेकिन ये लोग सेवा कहाँ पर देते हैं? तो राज्य को देते हैं। तो जो राज्य और केंद्र दोनों से जुड़े होते हैं, तो ऐसी सेवकों को हम लोग अखिल भारतीय सेवा से जोड़ते हैं। जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया या IES हो गया, तो ये सब ऑल इंडिया सर्विस से होंगे। और ऑल इंडिया सर्विस को पदों को अगर सृजित करना हो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सेंट्रल सर्विस भी है, स्टेट सर्विस भी है, तो किसी भी सर्विस को अगर ऑल इंडिया सर्विस से जोड़ना हो तो वो ऐसे मामले में वो बिल जो होगा वो राज्यसभा में लाया जाएगा, किसी बिल को। जैसे मान लीजिए ये डाक सेवा है या रेलवे सेवा है, बहुत सारी सेवा है। तो उदाहरण के लिए हमने बताया रेलवे सेवा, डाक सेवा। तो जो ये पोस्टल सर्विस है, रेलवे सर्विस है, ये तो सेंट्रल सर्विस में आता है। लेकिन मान लीजिए इस सेंट्रल सर्विस को अगर ऑल इंडिया सर्विस में जोड़ना हो, तो फिर ऑल इंडिया सर्विस को जोड़ने के लिए आर्टिकल 312 का प्रयोग करके और राज्यसभा में इस बिल को ला दिया जाएगा। और राज्यसभा के यदि 2/3 सदस्य मतलब पक्ष में मतदान दे दिए, तो 2/3 बहुमत से ऑल इंडिया सर्विस के सेवाओं के पद को सृजित कर दिया जाएगा। तो फिर डाक सेवा और रेलवे सेवा अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है राज्यसभा से, तब ये सेंट्रल सर्विस में ना करके बल्कि किस में आ जाएगा? ऑल इंडिया सर्विस में आ जाएगा, अखिल भारतीय सेवा में आ जाएगा। तो वही कह रहा कि ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस में है? तो ऑल इंडिया सर्विस का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में है। और इसके पदों को अगर सृजन करना होता है तो राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन लेकर के और वहां से बिल पारित करके किसी भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस से जोड़ा जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के 2/3 बहुमत का सदस्य का बहुमत होना बहुत अनिवार्य है। तो 312 होगा। बाकी 315 में लोक सेवा के बारे में दिया गया है। तो ये सब इसमें जो अखिल भारतीय सेवा है वो 312 में है। अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भाग 2 में जो दिया गया है, तो भाग 2 में मान लीजिए नागरिकता दी गई है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, भाग 4 में राज्य के निःशक्तत्व दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आप बताएंगे
51A में दिया गया है, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, कौन सम्मिलित नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है भारत का संविधान, ये डी होगा, क्योंकि बाकी और तो ऊपर टैली कर रहा है। भाग 2 में नागरिकता है, और इसमें जैसे नागरिकता जो दिया गया है वो आर्टिकल्स 5 से लेकर के 11 तक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आप बताएंगे 12 से लेकर के 35 तक है, और जो भाग 4 है निषेध तत्व वो आप बताएंगे आर्टिकल्स 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। और ये जो नागरिकता का प्रावधान है, तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता की चर्चा है। और जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो आप बता सकते हैं अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका से प्रभावित है। और जो निषेध तत्व है ये आप बताएंगे आयरलैंड से है, आयरलैंड से है, आयरलैंड। तो इसमें नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और भाग 4 में निषेध तत्व है। सबके आर्टिकल्स अपने अलग अलग है, तो इसमें पूछ रहा कौन टैली नहीं कर रहा है, तो 3 से 71 भी, क्योंकि भाग तो हमारे संविधान में कुल कितने हैं, 22 हैं। हाँ, गिनती के हिसाब से अलग बात, काउंटिंग के हिसाब से इस समय भाग की संख्या 25 हो गई। बाकी तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट की संख्या 22 है, तो ये डी गलत हो जाएगा। बाकी विस्तार से चर्चा है तो क्लास में करते ही रहते हैं, और आगे भी बताया जाएगा। अभी यहाँ पर तो विस्तार से चर्चा किया नहीं जाएगा, अभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो इसका चौथा ऑप्शन गलत है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद या व्यवस्था देता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद या व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। मतलब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है, कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जिसमें अल्पसंख्यक बच्चों के, जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, उन बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में, मदर टंग में शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए। तो 350A में, ये इंपॉर्टेंट है, 350 ये कहता है कि राज्य सरकार या उसके अधिकारी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, तो उनको अगर प्राथमिक शिक्षा उन बच्चों को दिया जाए तो ये 350A में है। और ये 350 जो जोड़ा गया था वो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। और इसमें ये कह दिया गया था कि जो बच्चे अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं, तो उस राज्य के अधिकारी या उस राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे बच्चों को उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। और ये व्यवस्था 350A में किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मातृभाषा में शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो 350A में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है, अर्थात आर्टिकल 333 क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा में SC और ST के रिजर्वेशन का प्रावधान, लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो इसमें हालांकि सबके आर्टिकल्स अपने अपने अलग हैं। जैसे लोकसभा में SC और ST 2 ही लोगों को रिजर्वेशन है, SC तथा ST को 2 लोगों को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन्हीं 2 लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और ये जो लोकसभा में SC और ST को रिजर्वेशन दिया जाता है,
वो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है। तो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो आर्टिकल्स किस में की गई, लोकसभा की बात हो रही है तो 332 में है, 332 में इसकी चर्चा की जा रही है। तो 330 में होगा, तो 330 के अकॉर्डिंग 330 में लोकसभा के एससी और एसटी में इन सब की रिजर्वेशन की बात की गई है। और ये रिजर्वेशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 2030 तक के लिए एससी और एसटी को बढ़ाया गया है। और किस आर्टिकल में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मतलब होता है अंग्रेज भारतीय। अगर पूछा जाए एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता था तो अंग्रेज भारतीय होता था। अंग्रेज भारतीय का मतलब जिसके पिता अंग्रेज रहे हों और माता भारतीय रही हों, तो अंग्रेज पिता और माता भारतीय से उत्पन्न संतान को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। और एंग्लो इंडियन लोकसभा में कितने लोगों को भेजा जाता था तो आप बताएंगे। आर्टिकल 331 के तहत, आर्टिकल 331 कहता है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन हालांकि ये व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। 104 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 104वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके 104वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके 2019 में ये कह दिया गया कि अब 2020 से जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं अब उनको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं रहेगा। हालांकि अगर पूछा जाए कि कितने लोग लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, 2 लोग किए जाते थे। किस आर्टिकल में थे, 331 में थे। लेकिन अभी हाल ही में 104 अमेंडमेंट एक्ट ला करके 2019 में ये कह दिया गया कि अब 2 जो एंग्लो इंडियन हैं अब उन्हें मनोनीत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर इसमें आर्टिकल पूछा जाए कौन सा है तो 331 है। और लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 330 के लिए दिया गया है। 330 में 2030 तक के लिए बढ़ाया गया, 10-10 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा एससी की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है और एसटी की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें है तो आप बताइएगा कि राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 में दिया गया है। तो राज्य में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान 332 में है। तो 332 में राज्य विधानसभा में रिजर्वेशन एससी एसटी का है और लोकसभा में एंग्लो इंडियन को 331 में था लेकिन है नहीं। और इसमें जो है लोकसभा में एससी और एसटी को 330 में रिजर्वेशन की चर्चा है। और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को कितना है तो आर्टिकल 333 कहता है, आर्टिकल 333 कहता है कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। ये आर्टिकल 333 है। तो ये पूछ रहा है कि 333 आर्टिकल क्या कहता है तो 333 आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल महोदय एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। 333 ही पूछ रहा है तो 333 जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए है तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो कभी भी लाया नहीं गया है, मतलब इसकी चर्चा कभी हुई नहीं है। तो इसमें 3 प्रकार के आपात की चर्चा है। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और इसमें 356 जो है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की चर्चा है।
जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो दिया गया है वो 356 में दिया गया है, और 360 में जो है 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात की चर्चा है। तो देखिए 356 भी लागू हो चुका है, होता ही रहा है हमेशा कहीं न कहीं राज्य में, तो लगता ही इस समय जम्मू कश्मीर में है। 352 का भी प्रयोग हुआ है, आर्टिकल 60 का प्रयोग तो कई बार हुआ है, जिससे राष्ट्रपति पद की अगर रिक्तता है तो 6 माह के अंदर उसे भर लेना चाहिए। 360 कह रहा है कि अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का साख गिर जाए, भारत की क्रेडिट कमज़ोर हो जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, तो ऐसे समय पर केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि भारत में कभी भी अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई और आगे भी इसके होने की ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। तो इसमें यही कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अभी तक लागू नहीं किया गया, क्रियान्वयन नहीं किया गया है। तो 60 तो होता ही रहता है, 352 3 बार इसका प्रयोग हुआ है, 356 में 10 बार अकेले उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। तो मणिपुर को छोड़ दिया जाए या छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो मतलब हमेशा इसको, मणिपुर ने नागालैंड को छोड़ करके, छत्तीसगढ़ को छोड़ करके, बाकी इसका प्रयोग 56 का हो ही चुका है। केवल आर्टिकल जो 360 है, 360 वित्तीय आपात आज तक देश में लागू नहीं हुआ है, और वित्तीय आपात राष्ट्रपति जो लागू करेगा उसमें केंद्र सरकार की परामर्श लेना अनिवार्य हो जाता है। तो विस्तार से चर्चा आगे होगी, लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन का प्रावधान है? तो निर्वाचन के प्रावधान की चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो निर्वाचन आयोग, इसमें निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में है। निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है वो 324 में है। ये आप कहेंगे निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है? तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, या जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया। तो ये जितने भी चुनाव हैं, चाहे एमपी के हों, चाहे एमएलए के चुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, इन सब के चुनाव कराने की जिम्मेदारी, मतलब उसका नेतृत्व, उसका अधीक्षण या उसका नियंत्रण सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। और इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय जो है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आप बता सकते हैं कि राजीव कुमार इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या रिटायर्ड होने की उम्र 65 वर्ष की होती है। दोनों में से जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग इनको पद से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये निर्वाचन आयोग को पूछ रहा है, तो निर्वाचन आयोग आप बताएंगे 324 में। 326 में एक आ गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है, अगर वो भारत का नागरिक है, मानसिक रूप से वो मानसिक रूप से विकृत नहीं है, या पागल और दिवालिया नहीं है, भारत का नागरिक है, तो ऐसे व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है। तो जो लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो आर्टिकल 326 में दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग पूछ रहा है, तो इसका सेकंड हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का कार्य होता है लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करना, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निर्वाचन की होती है, क्योंकि बगैर निर्वाचन के लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं होता। और ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। बाकी जो स्थानीय स्वशासन का चुनाव होता है, तो स्थानीय स्वशासन का चुनाव वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है।
प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव होता नहीं, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल इन तीनों की नियुक्ति होती है। चुनाव जो होता है प्रेसिडेंट का होगा, वाइस प्रेसिडेंट का होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है, इन्हीं सब का चुनाव होता है। बाकी और जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, इन सब की नियुक्ति होती है, इन सब का अपॉइंटमेंट होता है। और जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया है वो 324 बनाया गया है। और इस समय भारत के निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। पहले 1 सदस्यीय था, लेकिन 1989 में उसको लाया गया, फिर 93 में 3 सदस्यीय बना दिया गया है। और उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बनाए गए हैं। तो सेकेंड हो जाएगा इसका। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली, अर्थात कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट, निर्वाचक नामावली का मतलब होता है वोटर लिस्ट, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। मतलब जो वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देखी जाएगी, लिंग नहीं देखा जाएगा। मतलब पुरुष है या महिला है या कुछ भी है तो उसमें जाति, धर्म ये सब नहीं देखा जाता है। अगर आप पागल नहीं हैं या दिवालिया नहीं है, भारत के नागरिक हैं, तो सबको मतदान करने का अधिकार है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि वोटर लिस्ट में मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग नहीं देखी जाएगी? तो आप बताएंगे आर्टिकल 325 है। तो आर्टिकल 325, इसमें जो भी वोटर लिस्ट तैयार होता है इसमें बगैर धर्म के, बगैर जाति के या पुरुष और महिला के बगैर ये तैयार किया जाता है। और वोट डालने का अधिकार जो वयस्क मताधिकार है, तो वयस्क मताधिकार की जो चर्चा की गई है वो आप बताएंगे 326 में है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किसके मतलब नामावली जो होगा वो वोटर लिस्ट किसके आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर। तो ये 325 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? 356, तो 356 क्या कहता है? तो 356 कहता है कि राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के कगार पर है, संवैधानिक तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल महोदय 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं तो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य का संचालन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्य का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो 356 जो कहता है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता की बात करता है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन कर सकता है? तो बेशक आप बताएंगे राज्यपाल। और ये जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो केंद्र के एजेंट पर शासन का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए लाया जाएगा, लेकिन लागू किया जाएगा 6 महीने के लिए। और अधिकतम किसी भी राज्य में कितने वर्ष तक लागू किया जा सकता है? 3 वर्ष तक। लेकिन 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन तब लागू होगा जब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन रिटर्न में कह दे कि अभी उस राज्य में चुनाव कराना आसान नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं है, तो फिर उसको 6 महीने के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लाया जा सकता है और न्यूनतम 6 माह के लिए लागू किया जाएगा। लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तब जाएगा जब निर्वाचन आयोग लिखित में कह दे कि उस राज्य में चुनाव कराने लायक अभी परिस्थितियां नहीं है, तो फिर उसको 3 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो 356 में क्या दिया गया है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात, मतलब राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लागू किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में, उसको पेप्सू बोला जाता था उस समय, पेप्सू। तो फर्स्ट है। इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है ही। अब देखिए अगला है, भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। तो आपात उद्घोषणा जो है
वो 352 में दिया गया है। और 352 में आपात उद्घोषणा जो की जाएगी, जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, या युद्ध हो गया, गृह युद्ध, 3 परिस्थितियों में लाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं अपने मन से नहीं करेगा, बल्कि आप बताएंगे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय, लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने बगैर मंत्रिपरिषद से सलाह लिए ही अचानक रात को ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दिया था, आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां अमेंडमेंट करके 1978 में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जब तक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल रिटर्न में, लिखित में जानकारी राष्ट्रपति को नहीं देगी, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए मतलब बाध्य नहीं है। तो इसमें लिखित सूचना देना अनिवार्य है। और राष्ट्रीय आपात की अगर घोषणा हो जाएगी तो 30 दिन के अंदर 2/3 बहुमत से संसद द्वारा पारित करना होगा, तब जाकर के राष्ट्रीय आपात मान्य होगा। अन्यथा अगर 30 दिन के अंदर 2/3 बहुमत संसद के द्वारा नहीं मिल पाया है तो फिर राष्ट्रीय आपात पर मुहर लगाना वो नामुमकिन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा 352 में की जाएगी, लेकिन इसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही की जाएगी। और ये बात 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जोड़ा जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। तो देखिए इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आ चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, एग्जाम को टच कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मौका मिलेगा, तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।